एक परिवार में बच्चे कितने अच्छे। पहले बताया गया कि बच्चे 2 ही अच्छे। अब बात होने लगी है कि बच्चे 2 से ज्यादा अच्छे। दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के बयान ने एक बार फिर से इस पूरे मामले पर बहस छेड़ दी है। भागवत ने कहा है कि हमें 2 या 3 से ज्यादा बच्चे पैदा करने की जरूरत है। इससे पहले आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों में ज्यादा बच्चा पैदा करने की अपील भी कर चुके हैं। तेलंगाना सरकार भी जनसंख्या नियंत्रण से जुड़ा नियम खत्म करने पर विचार कर रही है। कुल मिलाकर कुछ समय पहले तक जहां जनसंख्या नियंत्रण की बात हो रही थी, वहीं अब अचानक से जनसंख्या बढ़ाने की बात होने लगी है। अब सब यही पूछ रहे हैं कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है। वजह दी जाती है फर्टिलिटी रेट। अभी फर्टिलिटी रेट घट क्यों रहा है, और आज के ज़माने में लोग ज़्यादा बच्चे पैदा कर क्यों नहीं रहे हैं, और क्या अपील के बाद करने लग जाएंगे क्या? ये सारे मुद्दे काफ़ी अहम हैं और आज आवाज़ अड्डा में करेंगे इसी पर चर्चा। लेकिन इससे पहले देखिए खास रिपोर्ट। आबादी एक ऐसा विषय है जिसे लेकर देश में समय समय पर बहस होती रहती है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से आबादी की कहानी में नया ट्विस्ट देखने को मिल रहा है। जनसंख्या नियंत्रण के बजाय बढ़ाने की बात हो रही है। दक्षिण के राज्य घटती आबादी पर चिंता जता चुके हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु की सरकारें अपने लोगों को 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने की बात कर रही है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को भी अब घटते फर्टिलिटी रेट पर चिंता हो रही है। वो अब 3 बच्चे पैदा करने की बात कर रहे हैं। शास्त्र, लोकसंख्या शास्त्र जे आधुनिक असं सांगतं की 2.1च्या खाली जायला लागलो तर तो समाजच नष्ट होतो। पृथ्वीच्या पाठीवर तो राहत नाही। कोणी त्याला मारेल असं नाही, तो काही नसलं संकट तरी तो समाज नष्ट होतो, पुढे चालत नाही। 2.1च्या खाली येता कामा नये। आपल्या देशाची जनसंख्या नीती 1998 वगैरे मध्ये ठरली का 2002 मध्ये ठरली, साल माहिती आहे मला, पण त्याच्यातही असं सांगतात की 2.1च्या खाली नको। 2.1 म्हणजे 0.1 तर माणूस जन्मत नाही ना कधी। 2 पेक्षा जास्ती पाहिजे, 3 पाहिजे कमीत कमी, शास्त्र सांगतं। जनसंख्या की बहस को धर्म के चश्मे से भी देखा जाता रहा है। इसीलिए भागवत के बयान पर सियासी घमासान भी छिड़ गया है। असुद्दीन ओवैसी और मुस्लिम समुदाय के लोग भागवत के बयान को लेकर उनकी मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। वो पहले अपने संघ के लोगों को और बीजेपी के लोगों से कहें कि भैया अब बच्चे ज्यादा पैदा करें, क्योंकि पिछले 70 साल से आपने ये झूठ और डर पैदा किया था पूरे देश में कि मुसलमानों की आबादी हिंदुओं से बढ़ जाएगी। वो झूठ था, झूठ है और रहेगा झूठ। 75 साल से झूठ बोला जा रहा है। आज वो कह रहे हैं कि भाई आप बच्चे ज्यादा पैदा करो। वो किस समाज को कह रहे हो? आप क्यों टारगेट कर रहे थे मुस्लिम समाज को 70 साल से? आपकी मंशा ये है कि आप मुसलमानों की बढ़ती हुई आबादी से हिंदुओं को डराना चाहते हैं। आप ये बताना चाहते हैं, ये जताना चाहते हैं कि मुसलमान जिस तरह से अपनी आबादी बढ़ा रहा है, हिंदुओं को भी अपनी आबादी बढ़ानी चाहिए। कितना बढ़ाओगे अपनी आबादी भाई? देश में 80% हो, इससे ज्यादा कितना बढ़ाओगे? हिंदुस्तान की आबादी चीन से ज्यादा हो गई। आप 3 बच्चों का फरमान जारी कर रहे हैं। कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल भी मोहन भागवत के बयान को लेकर तंज कस रहे हैं। World fertility rates are falling. Men's sperm counts are falling because of your pollution, because of all the difficult. Now it's very well to say that we should have 3 children. How many children does Mr. Bhagwat have? Has he ever raised children to understand the difficulty as a mother when they have children? विधाओं में भी घुस रहे हैं। जो विधाएं बिल्कुल अलग है। 2.1 जो NFR होता है उसकी वैज्ञानिक समझ होनी चाहिए। लेकिन क्या ही कहा जाए, विद्वान आदमी हैं, हर विषय पर ज्ञान रखते हैं, सांस्कृतिक संगठन के मुखिया हैं। कौन सी संस्कृति? भारत में फर्टिलिटी रेट 2.1 पर पहुंच गया है। किसी भी देश में 2 से नीचे का फर्टिलिटी रेट खराब माना जाता है, क्योंकि ये आबादी में गिरावट और बूढ़ी आबादी के बढ़ने का संकेत होता है। दक्षिण के राज्यों में तो ये 2 के नीचे चला गया है, यानी एक महिला 2 से कम बच्चे पैदा कर रही है। पिछले 30 सालों के दौरान हिंदुओं का फर्टिलिटी रेट 2 पर पहुंच गया है, जबकि मुसलमानों का फर्टिलिटी रेट 2.4 पर है।
वैसे मुसलमानों की आबादी बढ़ने की दर में भी तेज गिरावट देखी गई है। सवाल ये है कि क्या मोहन भागवत जो बात कह रहे हैं वो हिंदू बनाम मुसलमान के नजरिए से कह रहे हैं, या उन्हें डर है कि देर सवेर भारत में आबादी घटने लगेगी और इसके दुष्परिणाम दिखाई देंगे। दरअसल फर्टिलिटी रेट 2.1 पहुंच गया है, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। और 2.1 पहुंचने के बाद जनसंख्या वृद्धि स्थिर हो जाती है, वृद्धि की दर। ये भी बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से इस बात पर सभी लोग सहमत हैं। और जब इसी का हवाला देकर के आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करिए, तो फिर विवाद किस बात का। आज हम करेंगे इसी पर चर्चा और हमारे साथ हैं खास मेहमान। कांग्रेस की प्रवक्ता महिमा सिंह हैं, आरएसएस विचारक और राजनीतिक विश्लेषक गीता भट्ट हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल मूवमेंट के फाउंडर मनु गौर हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं अंबर जैदी साहब, और वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले मैं चलूँगा कांग्रेस की प्रवक्ता महिमा सिंह के पास। महिमा, आपने सुना होगा आरएसएस प्रमुख का बयान। इस बयान में इन्होंने कहीं हिंदू मुस्लिम की तो बात की नहीं। इन्होंने कहा कि भारत में जो पंथ पैदा हुए हैं उनके लिए ज़रूरी है, और 2.1 का फॉर्मूला कहीं किसी धर्म से जुड़ा हुआ तो है नहीं। फिर भी मोहन भागवत के इस बयान पे इतना विवाद क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के लिए बयान दिया गया है? जय हिंद। मैं तो समझती हूँ कि हमने तो बड़ा स्पष्ट तौर पे ये कहा है कि जो भाजपा है और जो आरएसएस है वो सिर्फ अपनी आपस की जो खींचतान है उसमें देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। मैंने तो आपके चैनल पर अभी जितने बयान सुने उसमें हिंदू मुसलमान की बात कम से कम कांग्रेस के हवाले से तो नहीं सुनी। हाँ, एक बात जरूर है लक्ष्मण आज कि एक सीधा संदेश जो मोहन भागवत दे रहे हैं वो ये है, वो अपने लक्ष्य के बारे में बता रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मोहन भागवत जी का जो लक्ष्य है वो मोदी मुक्त भारत का लक्ष्य बन चुका है, क्योंकि उनकी एक के बाद एक जो बयान बाहर आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं, वो एक के बाद एक मोदी सरकार को जो है घेरते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि एक कंफ्यूजन अब जो नया उन्होंने पैदा कर दिया, मोदी सरकार कहती है सिविल कोड लाना चाहते हैं, मोदी सरकार कहती है कि पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाना चाहते हैं। इधर मोहन भागवत कह रहे हैं कि हम तो जो है कह रहे हैं कि 3 बच्चे लाने चाहिए, हर जोड़े को 3 बच्चे पैदा करने चाहिए। इसमें एक और जो चिंताजनक बात लगती है वो ये है, हालांकि कोई हैरानी की बात नहीं है क्योंकि आरएसएस की क्या विचारधारा है महिलाओं को लेकर के वो सभी को मालूम है। लेकिन एक सीधा संदेश इसमें यह भी है कि महिलाएं बच्चे पैदा करें और उनकी परवरिश में ही व्यस्त रहें। यही उनका संदेश सीधे सीधे तौर पर नजर आ रहा है। जबकि आज देश के अंदर यदि आप देखें जो विभिन्न सूचकांक हैं, जो इंडेक्सेस हैं, इंडेक्स हैं, चाहे वो ग्लोबल हंगर इंडेक्स हो, चाहे वो महंगाई का दर हो, चाहे वो बेरोजगारी का दर हो, हर ओर से एक ही बात जो समझ में आती है वो ये है कि पिछले 10 साल में भारत के का जो नागरिक है उसके जीवन का स्तर जो है उसमें गिरावट और बद से बदतर होती गई है। लेकिन ठीक है, क्योंकि ये जो सरसंघ चालक हैं आरएसएस के महोदय मोहन भागवत जी, उनकी चिंताएं, क्योंकि उन्होंने खुद शायद जो वास्तविकता है उसको जिया नहीं है, इसलिए उनकी चिंता यह है कि महिलाओं को 2 से 3 बच्चे पैदा करने चाहिए। जबकि कांग्रेस पार्टी निरंतर जो देश की जनसंख्या है, जो देश के नागरिक हैं, उनकी जो वास्तविक समस्याएं हैं उनको उठा रही है, चाहे वो हमारे लोकतंत्र का गिरता हुआ स्तर हो या जीवन का गिरता हुआ स्तर हो। बिल्कुल, यहाँ पे गीता भट्ट को मैं जोड़ना चाहूँगा। गीता जी, दरअसल जिस तरीके का बयान यहाँ पे महिमा सिंह जी ने दिया उससे उन्होंने 3 बातें बड़ी प्रमुखता से हाईलाइट करी। पहली बात तो ये कि आरएसएस जो है दरअसल मोदी जी के विरोध में इस तरह का बयान दे रही हैं क्योंकि मोदी जी जनसंख्या नियंत्रण के तहत कई कदम उठाने की बात समय समय पर करते रहे हैं। और दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि महिलाओं के बारे में सोचना यह है कि महिला पालन पोषण में बिजी रहें, बहुत ज़्यादा डेवलप ना करें। कुछ इस तरह के संकेत यहाँ से निकल कर आ रहे हैं। तो आप इस बयान को किस तरीके से देख रही हैं? क्या सरकार की जो पॉलिसी थी कि पॉपुलेशन कंट्रोल करना है, जनसंख्या नियंत्रण करना है, इसके लिए कानून लाना है, कई राज्यों ने कानून लाया भी, अब उस पॉलिसी को पलटना पड़ेगा?
लक्ष्मण जी, सबसे पहले तो आपने मुझे अपने शो पर आमंत्रित किया, उसके लिए आपका धन्यवाद। और जो विषय आज आप यहाँ पे आज जिसके ऊपर हम विश्लेषण कर रहे हैं, देखिए क्या है कि अगर हम जो जितने साइंटिफिक या मेडिकल जर्नल्स हैं, अगर आप कभी उनको उठाकर पढ़ें, या जो जनसंख्या को लेकर जो ऐसे संस्थान हैं जो शोध करते हैं, अगर उनके रिसर्च पेपर्स आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि जो अभी बात कही जा रही है वह इसे जो पॉपुलेशन साइंटिस्ट हैं वो पिछले 3-4 साल से बार बार इसी बात को कह रहे हैं। तो अगर कोई भी थोड़ा बहुत जो पढ़ने का में रुचि रखता हो और ऐसे विषयों पे जानकारी रखने का प्रयास करे, तो उसके ध्यान में आएगा कि जो विश्व की जो औसत प्रजनन दर है वो 1950 में थी 4.84, और 2021 में जो औसत पूरे विश्व की जो प्रजनन दर है वो 2.23 आ गई है, यानी कि आधी हो गई है। और वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी का एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है जिसका कि रिसर्च पेपर लैंसेट, जिसे कि माना जाता है कि जो मेडिकल वर्ल्ड का सबसे जाना माना जो है शोध की पत्रिका है, उसमें जो छपे हुए शोध पत्र, एक नहीं कई शोध पत्र हैं इस विषय को लेकर, जिसमें कि ये बात बार बार सामने आ रही है कि आने वाले समय में यानी 2050 तक 3/4 देश यानी 204 में से 155 देश ऐसे हैं जिनकी की जो प्रजनन दर है वो 2.1 से नीचे गिर जाएगी। और 2.1 की जो प्रजनन दर है वो किस लिए महत्वपूर्ण है कि कोई भी समाज है, अगर वो चाहता है कि उस समाज में आगे उनकी जो जनसंख्या है आने वाले समय में उसी प्रकार से उसी स्तर पर बनी रहे, तो इतना जो प्रजनन दर है वो उस समाज के लिए आवश्यक है। तो ये एक साइंटिफिक एनालिसिस है, विज्ञान के आधार पर एनालिसिस किया गया है, उसके अनुसार जो पूर्वानुमान लगाया गया है, उसी पूर्वानुमान को जो है माननीय भागवत जी ने अपने कहीं किसी भाषण में रखा है। तो ये जानकारी, और आप भी देख रहे होंगे लक्ष्मण जी कि बहुत सारा डेटा अवेलेबल है, जिसमें कि अगर आज आप यूरोप में देखें, पूरे यूरोप में कोई भी देश उठा लें और उसका प्रजनन दर आप देख लें वो 2.1 से नीचे है, और ये एक बहुत बड़ी मेरा चुनौती सवाल थोड़ा सा और मैं आपको स्पेसिफिक पूछूं तो क्या इस थ्योरी के देने के बाद, इस थ्योरी के समर्थन में आपने ही गीता जी ने कई सारे उदाहरण दिए, तो इस सिद्धांत को मान लिया जाए तो क्या अब सरकार को किसी भी तरह के जनसंख्या नियंत्रण कानून पर काम नहीं करना चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं लाना चाहिए? देखिए ऐसा है लक्ष्मण जी कि समाज के समक्ष कोई भी अगर कानून है उससे पहले उसके ऊपर विचार होना चाहिए, और समाज में उसके लिए एक उसके ऊपर मंथन की आवश्यकता है। तो जिस प्रकार से आज समाज में और पूरे विश्व भर के समाज की मैं बात कर रही हूँ, और अपने देश में भी अगर आप देखें तो जो प्रजनन दर अगर आज हम 2.1 पर है तो TFR चाहिए उस पर है, लेकिन आगे आने वाले दिनों में जिस प्रकार के अभी जो प्रिडिक्शंस किए जा रहे हैं जो वैज्ञानिकों के द्वारा, उसके आधार पर अगर आप देखें तो अगर इसे नहीं मेंटेन किया गया तो आगे आने वाले समय में इस तरह की जो परेशानियां वो आ सकती है। और उसका एक जो उदाहरण है वो उदाहरण है चीन। आप चीन को देख लीजिए, उन्होंने 1979 में उनके यहाँ जो प्रजनन दर थी वो थी 2.79, और जो समय उन्होंने एक बच्चे की जो अपनी पॉलिसी है उसको वो लाए, और उन्होंने उसको कब बदला? 2016 में उन्होंने अपने यहाँ जो कानून था उसको बदल दिया और कहा कि अब हमें, क्योंकि उस समय उनकी और समस्याएं थी, वो एक जो है प्रगतिशील देश नहीं थे, उस समय उनके पास इतनी संसाधन नहीं थे, उन्होंने उस समय कोई नीति बनाई, लेकिन 2016 में उसको 2 बच्चों की नीति कर दिया। उस समय जो 1.8 यानी 2.1 से नीचे, और उसको मात्र 6 साल के अंदर यानी 2021 में उसको बदलकर अब ये कर दिया है कि अगर दंपति चाहें तो वो 3 बच्चे भी पैदा कर सकते हैं, क्योंकि अब औसतन वहां की जो
बिल्कुल, CFR यही सवाल तो मैं आपसे पूछना चाह रहा था। यही सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा था गीता जी। महिमा सिंह जी, मुझे लगता है कि इन्होंने भी मान लिया कि अब जनसंख्या नियंत्रण कानून जैसी चीज जो है अब उसकी जरूरत नहीं है। चीन का हवाला इन्होंने साफ तौर से दिया। तो अब आपको लगता है कि कांग्रेस को इस बात का डर अब खत्म हो गया कि ये सरकार यूसीसी में जनसंख्या नियंत्रण जैसे कुछ प्रावधान कर देगी या फिर जनसंख्या नियंत्रण कानून जैसी कोई बात यहाँ पे लाएगी? अब तो फॉर्मूले के आधार पर साबित हो रहा है कि 2.1 है तो हमें 2 से ज्यादा संतान पैदा करनी ही चाहिए। पहली बात तो कांग्रेस तो निर्भीक है, किसी बात का डर नहीं है और इस सरकार के फैसलों का डर नहीं, हाँ, लेकिन इस देश की चिंता जरूर है। और हम तो बिल्कुल जैसे निडरता से आवाज उठाते हैं अपने नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में, माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में उठाते ही रहेंगे। लेकिन बड़ी चिंताजनक बात आज आपके शो पर यह है कि इतना गंभीर विषय है लेकिन भाजपा के प्रवक्ता कहीं दिखाई नहीं देते। तो ये जो मोहन भागवत का जो मोदी मुक्त भारत का लक्ष्य है, वो तो आपके शो से ही पहली बात है कि साकार होता हुआ नजर आ रहा है। आपके शो को तो मोदी मुक्त कर ही दिया मोहन भागवत जी के इस बयान ने, और भारत को भी करने जा रहे हैं, क्योंकि ये आरएसएस भी समझ चुका है कि कितना ज्यादा संकट में डाल दिया है देश को इस सरकार ने। बिल्कुल जो है गैर संवाद नहीं करते, विचार नहीं करते। अभी मैं सुन रही थी कि जो आरएसएस की प्रवक्ता हैं वो बात कर रही थी कि विचार से, संवाद से होना चाहिए। नहीं, नहीं, मैं आरएसएस की प्रवक्ता नहीं हूँ। आपको मैं जो है करना चाहूंगी, मैं आरएसएस की प्रवक्ता नहीं हूँ महिमा जी। विचार से इस शो पर मैं समझती हूँ कि हम सब किसी ना किसी विचारधारा के प्रवक्ता ही हैं, उस नाते से मैंने कहा जो कहा। लेकिन खैर, देखिए कि विचार और संवाद से तो भाजपा का बैर है, और उसी बैर का नतीजा ये है कि कभी पूर्वोत्तर में जाकर के सिविल कोड की बात नहीं करते, देश के दूसरे कोनों में जाकर के सिविल कोड की बात कर लेते हैं। आज का ये जो बयान है, एक और बता दूं मैं बात आपको, भाजपा के फायदे में आज इसलिए दिख रहा है ये, क्योंकि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री का चयन हो नहीं पा रहा है, तो इसलिए अच्छा है तो दो लोगों का ध्यान भटका दिया जाए इस तरह के व्याख्यान से, इस तरह के बयान से, क्योंकि ध्यान भटकाने का काम करके, लोगों को कंफ्यूज करके आरएसएस और भाजपा इस पे आएंगे शो में आगे। महिमा जी, इस पे शो में आगे आएंगे हम लोग, चूंकि हम लोग पॉपुलेशन कंट्रोल करें या ना करें इस पे चर्चा कर रहे हैं, तो इसी के आसपास रहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और आप लोगों ने बहुत ही बखूबी अपनी राय रखी है। हमारे साथ पॉपुलेशन कंट्रोल मूवमेंट के फाउंडर मनु गौर भी जुड़े हुए हैं। गौर साहब, ये बयान, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? ये पॉपुलेशन कंट्रोल के खिलाफ तो नहीं कहेंगे, ये तो है कि आप एक सोसाइटी को बचाने के लिए एक बयान दे रहे हैं, इस तरह से क्यों ना देखा जाए? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत जी का बयान है, उस बयान को जो है वो शायद ढंग से सुना और समझा नहीं गया है। उन्होंने एक थ्योरेटिकल बात करी है। उन्होंने कहा है कि जिस समुदाय, जिस समाज में TFR 2.1 से नीचे गिरता है तो उसकी जनसंख्या में कमी आती है, वो घटती चली जाती है और वो आगे जाके वो लुप्त भी होते हैं। ऐसे कई उदाहरण हमारे देश में भी हैं। आप पारसी समुदाय देखिए, पारसी समुदाय की TFR 2.1 से बहुत कम है, विलुप्त होने के कगार पे है, जनसंख्या बहुत कम हो चुकी है। जैन समुदाय देखिए, अगर हम आप सबने नाम सुना होगा, आप रेड इंडियंस बोलते हैं यूएस में, देखिए आज कहीं दिखते नहीं हैं जो वहां के मूल नेटिव थे। तो उन्होंने एक थ्योरेटिकल बात इस सारी चीज को कही है, उसके पीछे का उद्देश्य जो भी हो मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन उस सब के बावजूद अभी जो मैं बात सुन रहा था महिमा जी की, मुझे कहते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमारा देश जो है वो देश था आजादी के बाद जिसने दुनिया में पहली बार परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू करा 1952 में, 1951 की जनगणना के बाद। उसके बाद स्टरलाइजेशन प्रोग्राम हुआ संजय गांधी जी, इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में, पता ही होगा। उसके बाद वो इस तरीके से करा गया कि किसी भी राजनीतिक दल ने इस विषय को छूना, इससे बैर हो गया कि जनसंख्या विषय को छुएंगे तो सरकार चली जाएगी। उसके बाद 1983 में कांग्रेस के पहले सांसद थे जिन्होंने प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आए,
और आज तक की हिस्ट्री में अगर आप प्राइवेट मेंबर बिल पॉपुलेशन इश्यूज के ऊपर देखेंगे तो पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा प्राइवेट महिमा मेंबर जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, एक मिनट, अपनी बात पूरी रख लेते हैं, फिर आपके पास आता हूं मैं। कांग्रेस के बोलिए। सांसदों द्वारा मनु जी, बोलिए। लेकर आए हैं। तो ये वेल रिसर्च फैक्ट्स हैं। जो बात तो मुझे बड़ी उम्मीद थी ये जानने की, क्योंकि अभी तक जितने भी पॉपुलेशन कंट्रोल से रिलेटेड जितने भी इनिशिएटिव लिए गए वो मैक्सिमम मेजरली आजादी के बाद से वो कांग्रेस पार्टी के द्वारा लिए गए हैं। तो मैं अभी ये नहीं समझ पाया, लेकिन पिछले 1-2 दशकों से मैं देख रहा हूं, जब से राजनीतिक परिदृश्य बदला है हमारे देश का और जब से जनसंख्या नियंत्रण की मांग उठनी शुरू हो गई है, कांग्रेस आज दूसरे खेमे में दिखाई देती है खड़ी हुई इस इशू के विपरीत। बहुत से लोग हर राजनीतिक दलों के बात करते हैं, रिलीजन के आधार पे जनसंख्या की बात करते हैं, लेकिन एज ए होल ये इशू हमारे देश के लिए कितना गंभीर है। दुनिया की 2.4% भूभाग पे और जब 4% वाटर रिजर्व हमारे पास है, 18% जनसंख्या रहती है। तो हमें ये आज आप देखिए, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, रोजगार का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, आप किसी भी क्षेत्र का उठा के देखिए, हर क्षेत्र में लंबी लंबी कतारें हैं, हर क्षेत्र में सप्लाई और डिमांड मिसमैच्ड है। तो ये एक बड़ा इशू है हमारे देश के लिए। इसे रिलीजियस एंगल पे कम से कम राजनीतिक दलों से को नहीं लेके जाना चाहिए, और खास तौर से कांग्रेस पार्टी को तो बिल्कुल लेके नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा इनिशिएटिव इस फील्ड में उन्हीं का रहा है। लेकिन आज के जब मैं देखता हूं तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि कांग्रेस जो पहले थी, जो जनसंख्या नियंत्रण की पक्षधर थी, वो सही थी, या जब पिछले 2 दशकों से बात हो रही है कि नहीं, जनसंख्या नियंत्रण नहीं होना चाहिए, आज आरएसएस के चीफ ने कह दिया नहीं ज्यादा बच्चे पैदा करो, तो उसके विरोध में खड़े हो गए। तो एक्चुअली एक हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए, और ये राजनीतिक दलों की आवश्यकता है कि ये सब लोग। एक मिनट, आपने जो कांग्रेस की बात की, महिमा जी बोलना चाहती हैं। महिमा जी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मनु जी ने शुरुआत में कहा कि शायद उनके बयान को ध्यान से सुना और समझा नहीं गया। मेरा ये आग्रह है मनु जी से कि वो मेरी आज के कही हुई जो पूरी मेरा कथन है उसको ध्यान से सुने और समझें। मैंने तो एक बार भी विरोध नहीं किया, मैंने तो बताया कि मोहन भागवत मोदी मुक्त भारत चाहते हैं, शो को तो भाजपा मुक्त कर ही चुके हैं। और अभी जो बात उन्होंने कही, देखिए पहली बात तो उनका बड़ा शुक्रिया, आज काश यहाँ भाजपा के प्रवक्ता होते तो सुन पाते कि कांग्रेस ने 70 साल जो वो करते रहते हैं उसमें क्या क्या मेजर्स लिए, उन मेजर्स का, उन अवेयरनेस का, जो लोगों के मध्य में विचार विमर्श चर्चा करके जो विभिन्न कानून लाए गए, जो सुविधाएं लाई गई, आज उसका नतीजा है कि लोग बड़े जागरूक हैं। और आज हम टीएफआर की बात कर रहे हैं, अब दूसरे आयाम पर आ जाती हूं मैं। आज हम टीएफआर की बात कर रहे हैं तो पहले तो ये तय किया जाना चाहिए आज नियंत्रण की बात करें या फिर इजाफा करने की बात करें पॉपुलेशन के अंदर। सबसे पहले तो ये प्रश्न हमारे सामने आकर के खड़ा हो गया है। आज जो बात यहाँ पर आपके शो पर उठाई गई, उससे तो सबसे पहले ये तय करना पड़ेगा कि भाई रोक लगानी है या उसको बढ़ाना है। तो इसलिए हमें भाजपा और आरएसएस की तरह कंफ्यूज नहीं होना चाहिए मनु जी। हमें लगता है कि हम कांग्रेस पार्टी जो है, हम संवाद में विश्वास रखते हैं, हम मन की नहीं जन की बात में विश्वास रखते हैं। ये दो तरफा नहीं, ये बहुतरफा चर्चा है, और इसमें महिलाओं को, स्टेक होल्डर्स को, सभी लोगों को साथ लेकर के चर्चा कर करके इस पे जो इसमें महिमा जी आप क्लियर कर ही दीजिए ना, इसमें कंफ्यूजन क्यों रखना, आप ही क्लियर कर दीजिए कि आप कांग्रेस जनसंख्या को बढ़ाने के पक्ष में है या जनसंख्या घटाने के पक्ष में है, पॉपुलेशन कंट्रोल के पक्ष में है या फिर पॉपुलेशन कंट्रोल के पक्ष में नहीं, इतना भी क्लियर कर दीजिए, कंफ्यूजन तो आधा तो दूर हो ही जाएगा शो में। मैंने लक्ष्मण जी अभी कहा ना, हम मोदी जी की तरह जुमले फेंक पार्टी तो है नहीं। हमने कहा कि हम चर्चा करके, जन की बात करके, बहुतरफा चर्चा करके, जब हमारी सरकार होगी, हम सत्ता में होंगे, तो इस पर जो नीति बनानी जो है जरूरी होगी उसको जरूर बनाएंगे, और इस तरह मनमाने तरीके से नहीं जैसे भाजपा बनाती है नीतियां। आपके शो पर इसका जवाब दिया जाना बिल्कुल अनुचित होगा,
क्योंकि ये वैज्ञानिकों के साथ, स्टेक होल्डर के साथ, नागरिकों के साथ चर्चा का विषय है, उसके बाद इसे तय किया जाना चाहिए। ये एक सरकार, हमारे साथ अंबर जैदी साहब भी हैं और विजय त्रिवेदी जी भी हैं, उनके पास जाऊंगा, छोटा सा जवाब देना चाहते हैं शायद मनु गौर साहब। संक्षिप्त में रखिएगा अपनी बात, फिर हमारे दो वक्ता हमारे साथ शो में लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, उनके पास भी जाना होगा। मेरा सिर्फ एक विनम्र अनुरोध है। आपने बहुत अच्छी बात उठाई थी कि जो भी मत है कांग्रेस पार्टी का, कम से कम यहाँ पर स्पष्ट करें। उन्होंने कहा विचार विमर्श करके और एक कंसेंसस बना के हम लोग इस पे रखा जाएगा, अपना मत प्रकट करेंगे। तो 1952 में जब परिवार नियोजन कार्यक्रम हुआ, स्टरलाइजेशन प्रोग्राम किस तरीके से हुए, 1992 में ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल्स को चेंज करा गया, 1992 में 79th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लेकर आया गया। ये बिना किसी जन चर्चा के आया गया, क्योंकि कांग्रेस ने ये उचित समझा था कि ये होना जरूरी है। फोर्स स्टरलाइजेशन प्रोग्राम का पूरे देश में कितना विरोध हुआ था ये सबको पता है, लेकिन आपको करना था, आपने करा, आपका मत था। तो एक विनम्र निवेदन है, आपको अपना मत स्पष्ट करने में पूरे राष्ट्र के समक्ष, बीजेपी को छोड़िए, अभी आप हैं, आप बताइए, आप इस चीज के जनसंख्या नियंत्रण के पक्ष में हैं या जनसंख्या बढ़ाने के पक्ष में? मैं देखिए एक बात जरूर कह देना चाहती हूँ मनु जी से कि एक मिनट, एक पंक्ति की बात कहूंगी कि कांग्रेस ने जन चर्चा के बिना कभी कोई काम नहीं किया। हम तो एक ऐसी मूवमेंट थे जो आजादी के समय से, जब नेहरू जी डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिख रहे थे ना, और जब गांधी जी ट्रेनों में सफर करके लोगों के बीच में जा रहे थे, उस समय कोई अलग से प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं थी चर्चा के लिए। आज संडे के संडे मन की बात होती है, मणिपुर जलता रहता है, संभल में क्राइम होता रहता है, राइट्स होते रहते हैं, प्रधानमंत्री जाते नहीं। कांग्रेस के दौर में निरंतर चर्चा रहती थी, उसका कोई ऑप्टिक्स करने की जरूरत नहीं होती थी। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। ठीक है, उस पे हम लोग आएंगे। हमारे साथ अंबर जैदी हैं। अंबर, आपको क्या लगता है इस बयान से जिस तरीके का विवाद खड़ा हुआ है, उस विवाद वो बेवजह है या फिर वाकई आज समाज की ज़रूरत है? क्योंकि हम लोग देखते भी हैं कि आज की तारीख, पहले जहां जॉइंट फैमिली होती थी, कई सारे मेंबर होते थे, एक घुला मिला माहौल होता था, अब कोशिश हर कोई करता है कि सिंगल फैमिली में रहे। कोशिश बहुत लोगों तो ये भी होता है शादी देर से किया जाए, अगर बच्चे ही करने हैं तो देर से करें, एक या दो करें, उससे ज़्यादा ना करें। धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा एकांतवादी टाइप से होते चले गए हम लोग। तो ये कितना सही है? क्योंकि इससे तो फिर आगे चल के एक सोसाइटी ही पूरे डेंजर में आ जाएगी। देखिए, मोहन भागवत जी के बयान पे मैं बाद में चर्चा करूंगी। पहले जो कांग्रेस की प्रवक्ता जिस तरह से मोहन भागवत जी के बयान को लेकर राजनीति कर रही है, मैं उस पर बात करना चाहती हूँ। इससे पहले, क्योंकि हम लोग मैं पिटिशनर हूँ सुप्रीम कोर्ट में उसको लेकर, तो महिमा जी आप काफी समय से बोल रही हैं, मैं पिछले आधे घंटे से वेट कर रही हूँ, तो कृपया मुझे मौका दिया जाए मेरी बात रखने का। तो मोहन भागवत जी के बयान को लेकर जिस तरह से ये अपनी राजनीति कर रही है, ये बहुत ज्यादा दुखद है। और ये बोल रही है कि कांग्रेस को पार्टी रही है। महिमा जी आपसे रिक्वेस्ट है, ये मेरा समय है, प्लीज मुझे बात रखने दीजिए। मैंने आपके समय में आपकी पास आऊंगा, महिमा जी आपके पास आऊंगा, एक मिनट इनको अपनी बात रखने दीजिए। आप अभी महिलाओं की बात कर रही थी, अब आप महिला एक बात रख रही है तो आप बात रखने नहीं देती। ये है कांग्रेस की मनमानी, और यही कांग्रेस इतना जनमत करती है कि आप। महिमा जी एक मिनट आप शांत हो जाइए, अंबर जैदी अपनी बात रख लेंगे, फिर आपके पास मैं आऊंगा। आपको मैंने पर्याप्त समय दिया, आगे भी दूंगा, आप प्लीज रुक जाइए। स्टरलाइजेशन करवाया था, यही जनमत आप करती हैं। आपसे बर्दाश्त नहीं है कि एक महिला आप अपनी बात रख पाए। काइंडली लक्ष्मण जी आप इनको चुप कराइए, मुझे अपनी बात रखनी है। इनका चाल चरित्र आपको महिमा जी एक मिनट आप शांत हो जाइए, मैं आपके पास आऊंगा वापस। अंबर जैदी अपनी बात रखिए, आपकी बात जा रही है। कल तक इस बात का विरोध करते थे कि भाजपा, ये आरएसएस मुसलमानों को डराती है कि कम बच्चे पैदा करें। आज जब सरसंघचालक जी ने ये बात कह दी कि हमारा जो देश में टीएफआर है वो घट रहा है और हमें जो समय अनुसार है वो कानून बनाना चाहिए और बच्चे पैदा करने चाहिए, तो अब कह रहे हैं कि भाई अब कुछ और नहीं बचा, तो अब ये कहते हैं कि भाई आरएसएस चाहती है मोदी मुक्त भारत। अब मोदी जी ने किस दिन कह दिया कि किसको कितने बच्चे पैदा करने चाहिए? जो समय के हिसाब से, जिसकी आप कह रहे हैं कि कांग्रेस चर्चा परिचर्चा करके एक कानून बनाती, जिसपे आप अभी वैसे तो इतनी बड़ी बड़ी राजनीति करी, लेकिन जब आपसे सवाल पूछा गया कि आपका क्या कहना है इस पे, तो आपने बड़ी वाली जलेबी बना दी। सीधी सी बात यह है कि आपके पास मौका नहीं है, आपको पता नहीं है क्या करना है। आप जिस तरह से जबरदस्ती करते आए हैं, चाहे
चाहे जनसंख्या को लेकर आपकी पार्टी ने एक जबरदस्ती की हो या फिर मनमाना किया हो, उस वक्त जब सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो को उसका अधिकार दिया था और आपने अध्यादेश लाकर एक वृद्ध महिला का अधिकार छीना था, मनमर्जी उसको कहते हैं कि आप एक आम इंसान से उसका अधिकार छीने, और आज तक आपने इस देश की महिलाओं को समान अधिकार से दूर रखा हुआ है। आप बात करती हैं पॉपुलेशन की, आप जरा यूनिफॉर्म सिविल कोड पे आप अपना स्टैंड क्लियर कर दीजिए। बांग्लादेश के हिंदुओं की चिंता आपको बड़ी हो रही है, लेकिन आप सीएनआरसी का विरोध करती है, तो आपके अंदर बड़ा कंफ्यूजन है। जलेबी की दुकान, मिठाई की दुकान, नॉनवेज की दुकान चलाते चलाते अमर जैदी एक मिनट महिमा को जवाब देना चाहती है। अमर जैदी अब एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट महिमा को जवाब देना चाहती है। महिमा जी बताइए क्या बोलना चाहती हैं। विजय त्रिवेदी साहब काफी देर से इंतजार कर रहा था, संक्षिप्त में अपनी बात रखिए जी। लक्ष्मण जी, मुझे बड़ी आपत्ति है पहली बात तो आपके शो के ऊपर जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया इन वक्ता के द्वारा, और दूसरी बात ये, मैं तो राजनीति करती हूँ, स्पष्ट है, मैं तो बता के राजनीति करती हूँ, एक राजनीतिक पार्टी की प्रवक्ता हूँ। आपने अपने शो पे भी राजनीतिक बात रखने के लिए ही बुलाया है, लेकिन यदि आप अपने शो पर जिन पैनलिस्ट को बुलाते हैं उनका विवेक ये समझ पाने के लिए सक्षम नहीं है कि राजनीतिक पार्टी का प्रवक्ता राजनीतिक बात ही करेगा, तो ये बड़ी शर्म की बात। अब ये देखिए कि जिस तरह की जलेबी की बात कर रही थी, वो जलेबी तो आरएसएस विचारक आपके शो पर जो बैठी है उन्होंने बनाई। ये देखिए, ये जो आतुरता है, ये जो आतुरता है और जो ओछापन है, ये जो आतुरता। एक मिनट ऐसा करते हैं, एक मिनट कहते हैं महिमा जी, आप अंबर जैदी आप दोनों लोग शांत हो जाइए थोड़ी देर के लिए और आत्ममंथन करिए कि बोलना क्या है। तब तक मैं विजय त्रिवेदी जी के पास जाता हूँ। विजय जी, ये डिबेट जिस तरीके से उठा और ये तो बयान जब सुना मोहन भागवत जी का तो बहुत ही साफ साफ दिख रहा था कि ये बयान दरअसल पूरे सामाजिक खतरे को बचाने की तरफ है, अस्तित्व को बचाने की तरफ है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये मोहन भागवत नहीं कह रहे, उससे पहले दुनिया भर के अलग अलग विशेषज्ञों ने कहा, यूनाइटेड नेशंस की स्टडी ने कहा और अब मोहन भागवत ने कहा है। तो इस बयान पे राजनीति होनी चाहिए या फिर आम सहमति बना के कुछ ठोस रणनीति होनी चाहिए? लक्ष्मण जी, एक तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर आप चर्चा कर रहे हैं। अभी तो हम लोग बाकी सभी जगह पर हिंदू मुसलमान पर चर्चा कर रहे थे। एक तो ये अजीब लग रहा है कि आप गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए मुबारकबाद। हमारे शो की खूबसूरती यही है। धन्यवाद। चालक मोहन भागवत जी ने कुछ बोला है तो इस पर इमीडिएट उत्तेजित होने या रेस्पॉन्ड करने की भी जरूरत नहीं है। मोहन भागवत जी का एक विचार है जिस पर चर्चा होनी चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं, उसका क्या रेफरेंसेज है, किस विषय पर बात करनी चाहिए। और वक्त बदला है ना। 1952 का आपने जिक्र किया, आपने अपनी स्टोरी में भी जिसका जिक्र किया कि जहां हम 4.5 पर थे और आज 2.1 पर आ गए हैं, तो वक्त बदलता है ना। उस समय हमें स्टेलाइजेशन की जरूरत थी, पॉपुलेशन कंट्रोल की जरूरत थी, और आज हम एक ऐसे लेवल पर पहुंच गए जहां पर जनसंख्या नियंत्रण जैसी स्थिति में हम आ गए हैं। तो क्या हमें उस पूरी नीति में बदलाव करना है? ये कोई कांग्रेस के लिए अपराध बोध की बात नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी कोई गर्व की बात नहीं कि वो कमाल कर रहे हैं। वक्त बदलता है, उसके साथ ही हम अपनी नीतियों को बदलाव करते हैं, उसमें विचार करते हैं, और इस पर विचार करने की जरूरत है कि क्या होना चाहिए। मुझे याद आ रहा है कि इमरजेंसी का जिक्र हुआ, वो पॉपुलेशन कंट्रोल का बड़ा काम हुआ। उसके बाद हमने एक स्लोगन दिया, बच्चे दो ही अच्छे, जैसा आपने जिक्र किया। उसके बाद का मैं एक जिक्र और कर दूं जिसकी चर्चा यहां पर नहीं हुई। जब सुषमा स्वराज जी वाजपेयी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थी तो उन्होंने एक नया स्लोगन दिया था, 1 इज फन। तो वो एक ही बच्चे पर जा रही थी और उन्होंने उसमें कहा था कि भाई लड़का हो या लड़की एक ही अच्छा हो। तो 1 इज फन उनका स्लोगन था। अब आज हम उससे आगे आ गए हैं, 2.1 पर आ गए हैं। सवाल यह है, एक तो मैं मनु जी से उम्मीद कर रहा था कि वो राजनीति कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की बजाय बताते पॉपुलेशन कंट्रोल पे कि इसका मायने क्या है, क्या हमें इसकी जरूरत है या नहीं है, लेकिन वो ज्यादा राजनीति बातचीत कर रहे थे। खैर वो उनकी अपनी इच्छा है। मैं उनसे उम्मीद कर रहा था कि वो बताते कि क्या इसकी जरूरत है कि नहीं है, यदि वो इतना उस पर स्टडी करते हैं तो। लेकिन मुद्दा यह है कि सरसंघ चालक ने कह दिया तो इस पर आपत्ति वाली कोई बात नहीं है ना, इस पर हम विचार कर सकते हैं। सरसंघ चालक कोई कानून तो है नहीं हमारे यहाँ, उन्होंने एक विचार रखा है ना, और हमारे यहाँ विचारों का तो स्वागत हमेशा होना चाहिए, उस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सरसंघ चालक साहब ने कहा 2.1 को लेकर कि हमारी जो जनसंख्या जो TFR है, टोटल फर्टिलिटी रेट जिसे हम कहते हैं, वो वहां पर पहुंची है। तो यदि मैं आंकड़े देखूं तो भारत की जो टोटल जो फर्टिलिटी रेट है TFR वो 2.1 है, वो अभी कम नहीं हुई है। तो एक तो चिंता की बात नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, पिछले 50 साल में क्या बदलाव आया है,
कि हमारी जो मोर्टिलिटी रेट थी वो कम हुई है। हमारी जनसंख्या बढ़ने की दर क्यों ज्यादा थी? क्योंकि उस समय बच्चों के 5 साल से कम की उम्र के बच्चों की मौत की संख्या बहुत ज्यादा थी, मोर्टिलिटी रेट बहुत ज्यादा थी। फिर जो हमारी फीमेल मोर्टिलिटी रेट थी वो भी बहुत ज्यादा थी कि बच्चे जब पैदा करते थे तब माँ मर जाती थी। और दूसरी हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो वो थी, ड्यूरेशन, वो कम था, 56 के करीबन था, आज 78 पर हम पहुंच गए हैं। तो इसलिए एक बड़ा बदलाव पूरे सोशल स्ट्रक्चर में आया है। तो उसका भी वजह है कि हमारी जो TFR है वो कम हो रही है और उस पर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि कोई एक बात आ जाए उस पर इमीडिएट ये कह देना कि ये तो बहुत खिलाफ है या बहुत पक्ष में, ऐसा नहीं। लेकिन जब सरसंघचालक जो बात कर रहे हैं, उन्होंने जो बात कही है उसमें एक थोड़ा सा ट्विस्ट है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। ये इतना आसान नहीं है। आप सोचिए, भारत के TFR को देखेंगे, यदि रिलीजन के हिसाब से देखें, भारत की TFR है 2.1, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानक पर ठीक है, तो मुझे आज चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन धर्म के हिसाब से देखें तो हिंदुओं का जो TFR है वो 1.94 है, जैन की सबसे कम हो रही है, वो 1.6 के करीबन आई है, ठीक है, और मुसलमानों की सबसे ज्यादा है 2.4 है। लेकिन मुसलमानों की पिछले 20 साल में जो फर्टिलिटी रेट, जो ग्रोथ रेट थी, वो सबसे तेजी से कम हुई है, 20 साल में। इसको भी ध्यान रखिए। तो 2.4 है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि केवल मुसलमानों के अलावा सबकी TFR कम हुई है। तो इसका मतलब ये भी मैं मान सकता हूं कि सरसंघचालक की चिंता एक समुदाय विशेष से है, देश से नहीं है, क्योंकि देश की TFR 2.1 है आज। बहुत साफ तरीके से मैं बात करना चाहता हूं, तो देश की TFR तो नहीं है। फिर जो महिमा जी कह रही हैं, क्या भारत सरकार की नीति है ये? लेकिन ये आज सवाल थोड़ी होगा कि मोदी जी बताइए आज आपकी क्या राय है। सरकार अपने तरीके से काम करते हैं। तो क्या सरकार पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी को या पॉपुलेशन पॉलिसी में कोई बदलाव करना चाहती है? सरकार जब पॉपुलेशन पॉलिसी में बदलाव करेगी तो संसद में इस पर बहस हो जाएगी। इन सब बातों पर भी चर्चा करनी चाहिए, जिक्र करना चाहिए। और मैं समझता हूं उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है आज कि जो आज हमारी आबादी है, आज चाइना का, और इसका जो बड़ा मसला है ना TFR का, वो एज से है। हमारी जो 20 साल बाद, 30 साल बाद जो है आज जो यंग इंडिया है, वो एजेड इंडिया हो जाएगा, क्योंकि TFR कम होने से एज जो है ना वो बढ़ती जाती है। वो जो है बूढ़ा भारत मिलेगा। बूढ़ा भारत का मतलब एक अनप्रोडक्टिव कंट्री। वो एक बड़ी चिंता है। समाज कोई खत्म नहीं हो रहा कि 80 करोड़ हिंदू लोग हैं ना, वो अगले 100 साल में भी कम नहीं होने वाले। जी विजय जी, माफी चाहता हूँ, बीच में रोकूंगा, हमारे दूसरे वक्ताओं के पास भी जाना है। 2 फैक्ट मैं रख दूं। जो आपने कहा कि विशेष समुदाय के बीच चिंता है, तो उसमें 2 तथ्य हैं। एक तो जो ताज़ा आंकड़े हैं उसके मुताबिक आपने सही कहा, 1992 में जहां हिंदुओं का ये रेट जो था, फर्टिलिटी रेट 3.3 था, वो अब घट करके 2 पॉइंट पे आ गया, या फिर 1.9 का है, और मुस्लिम का 4.4 था जो घट कर 2.4% आ गया। एक रिपोर्ट जो है, हाँ, एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, मैंने निकाला था, वो नीति आयोग की वेबसाइट, PMEAC, प्रधानमंत्री की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की वेबसाइट पे, वहाँ पे एक रिपोर्ट आई थी। 1950 से 2015 तक का एनालिसिस किया गया था। उसके पेज नंबर 24 पे पैरा 2 में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही गई कि 1950 में दुनिया के हर देशों का अध्ययन किया गया। 1950 में जो रिलीजन मेजॉरिटी में था उसका टोटल पॉपुलेशन में हिस्सा 75% था, और 2015 में ये घट करके 22% हो गया। तो इस तरह के कई सारे आंकड़े आए हैं। इसी संदर्भ में RSS के प्रमुख के इस बयान को भी देखा जाता है। लेकिन मेरा सवाल थोड़ी सी राजनीति से अलग हट करके है। मैं इसमें अब मनु गौर आपसे मैं समझना चाहूँगा, चूँकि जब भी इस तरह के बयान आते हैं तो लोग एक कॉमन मैन की नज़र से सोचिए, कहते हैं कि भाई दिल्ली में रहते हैं, बॉम्बे में रहते हैं, वहाँ पे खर्चे इतने ज़्यादा हैं कि बड़ी मुश्किल से तो एक बच्चे 2 बच्चे का हिसाब किताब कर पाते हैं। यहाँ पे 3-3 बच्चे ले आएंगे तो फिर उसके खर्चे कहाँ से निकाले जाएंगे? और ये अपने आप में जो है एक बड़ा सवाल होता है मिडिल क्लास के लोगों के लिए। तो इस तरह के जहाँ पे जनसंख्या में गरीबी इस कदर हो, लोगों में बेरोजगारी इस कदर हो, ऐसे में 2 की बजाय 3 बच्चे पैदा करने की जो बात की जाती है, या फिर उससे ज़्यादा बच्चे पैदा करने की बातचीत की जाती है, वो लोग कैसे इसको स्वीकार करेगा? देखिए लक्ष्मण जी, पहले तो जो विजय जी ने कहा कि उन्हें मेरे से अपेक्षा थी कि मैं कुछ आंकड़ों के अध्ययन के आधार पर और जनसंख्या के विषय पे बोलूंगा, लेकिन जैसे डिबेट की शुरुआत राजनीतिक मुद्दों से हुई तो मैंने एक जिन पार्टी का प्रवक्ता थे तो और लंबे समय तक जिन्होंने राज करा, मैंने उनकी इतिहास को सिर्फ उन्हें याद दिलाया है।
दूसरी चीज, जहां तक टीएफआर की बात होती है, अगर आप देखें हमारे पास जितने भी ये टीएफआर की रिपोर्ट्स आती हैं, ये एक सैंपल सर्वे है। लास्ट ऑथेंटिक डेटा हमारे पास कौन सा है? 2011 का सेंसस है। 2011 का सेंसस हमारे क्या कहता है कि 2011 में हमारे देश में लगभग 34 करोड़ विवाहित महिलाएं थी। अगर आप डेटा जाके देखेंगे, उन 34 करोड़ में से 18 करोड़ ऐसे थे जो 2 या उनसे कम बच्चे थे जिनके, और 16 करोड़ लगभग ऐसे थे जिनके 3 या उससे अधिक बच्चे थे। तो टीएफआर, ये एक कॉमन सा प्रश्न है कि टीएफआर कितना हो सकता है, इसका आकलन एक जो छोटा सा भी गणित का विद्यार्थी है वो लगा सकता है। दूसरी चीज 2001 में हमारा सेंसस हुआ। 11 जुलाई 2000 को भारत सरकार द्वारा कहा गया कि हमारे देश की जनसंख्या 100 करोड़ हो गई। 11 जुलाई को 100 करोड़वें बच्चे ने जन्म लिया। 11 जुलाई के बाद से लेकर आज लगभग 24 साल बीत चुके हैं, 2000 के बाद से लेकर, और 24 साल में आज हम बोलते हैं कि हमारी जनसंख्या 145 करोड़ क्रॉस हो गई। मतलब हमारा एनुअल इंक्रीज हुआ 2 करोड़ पर एनम। लेकिन वहीं अगर आप अभी मोर्टेलिटी रेट की बात करिए कि हमारा गिर गया है, हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है, एवरेज एज बढ़ रही है लाइफ की, तो अगर आप देखें उस समय हमारा पॉपुलेशन बेस कम था, उस समय हमारा बर्थ रेट और डेथ रेट का जो डिफरेंस था, अगर हम मौजूदा हिसाब में बात करें तो हमारा मौजूदा आंकड़ों के हिसाब से लगभग 2.5 करोड़ बच्चे हर साल पैदा होते हैं और लगभग 90 लाख लोगों की हर साल मृत्यु होती है। ये एब्सोल्यूट नंबर्स की बात कर रहा हूं। तो 1,60,000 का एनुअल इंक्रीज, 1 करोड़ 60 लाख का एनुअल इंक्रीज हमारा इस साल होना चाहिए आज की परिस्थिति में। लेकिन जब हमारा पॉपुलेशन बेस कम था उस समय और कम होना चाहिए, लेकिन हमारा एक्चुअल में कितना हुआ है? 2 करोड़ पर एनम के लगभग हमारा एनुअल इंक्रीज हुआ है। आप इसे उठा के देख लीजिए। तो आंकड़ों में इतना विरोधाभास है। सेंसस हो नहीं रहा है। सेंसस की डिमांड कब से करी जाती रही है? एक्चुअल पिक्चर हमारी जनसंख्या की क्या है, अगर आप 1971 में चले जाएं और बांग्लादेश, ये सबसे बड़ा सवाल है मनु जी, ये बहुत बड़ा सवाल है। और मुझे लगता है सबसे पहला काम तो यही करना चाहिए कि जितना जल्दी हो सेंसस कराया जाना चाहिए। जब तक ताज़ा आंकड़े हमारे पास नहीं रहेंगे, अपडेटेड डेटा हमारे पास नहीं रहेगा, तब तक ना तो हम कोई पॉलिसी बना सकते हैं, ना तो पॉलिसी के लिए हम कोई मंतव्य यहाँ पे बना सकते हैं। एक तो सेंसस सबसे पहले होना चाहिए। दूसरा, इस तरह के जो अपील कह लें या फिर जो विचार रखे जाते हैं कि 2 नहीं 3 या उससे ज़्यादा बच्चे हों, तो आप कुछ भी कर लीजिए, लोगों को तैयार भी तो होना पड़ेगा इसके लिए। जब लोग इसके लिए तैयार होंगे नहीं तो इस तरह के विचार रखने या फिर इस तरह की कोशिश करने से क्या फ़ायदा होगा। इन दोनों मुद्दों पर आप सभी मेहमानों से चर्चा करूंगा, लेकिन फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग चर्चा इस बात पर कर रहे हैं कि मोहन भागवत ने जो बयान दिया है कि बच्चे 2 से ज़्यादा 3 या उससे ज़्यादा होने चाहिए, ये बयान के मायने क्या हैं और ऐसा कर पाना कितना संभव होगा। गीता भट्ट, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा कि इस तरह के बयान का समर्थन करें। क्या हमें नहीं लगता कि उससे पहले जो मौजूदा जनसंख्या है, मौजूदा लोग हैं, उनके जीवन स्तर के सुधारने पर कोशिश की जाए? क्योंकि हम भले ही सभ्यता या अपने समाज को बचाने के लिए आगे बढ़ेंगे भी, लेकिन लोग इसके लिए तैयार नहीं होंगे। क्योंकि आंकड़े देखिए, ये 4 लोगों का परिवार है, तो हर महीने कम से कम एक सभ्य जिंदगी जीने के लिए, एक तमीज़दार जिंदगी जीने के लिए कम से कम आपको 99,500 रुपये हर महीने चाहिए। एक अलग अलग स्टडी में ये बात निकल कर सामने आई है। एक बच्चे को पढ़ाने पे, आप पढ़ाने से लेकर के भरण पोषण तक 21 साल तक की उम्र पर करीब 1 करोड़ से ज़्यादा खर्च होता है अगर तमीज़दार जिंदगी उसको देना है तो। ऐसे में लोग क्यों ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे? जाहिर तौर पर इन सब चीज़ों का ख्याल तो रखेंगे। जी लक्ष्मण जी, इससे पहले आपके प्रश्न पे आऊं, मैं एक टिप्पणी जरूर यहाँ देना चाहूंगी कि आपके इस पैनल में एक ही आपने राजनीतिक पार्टी की प्रवक्ता को बुलाया और उन्होंने, जैसा उन्होंने स्वयं भी इस बात को कहा कि उन्होंने सिर्फ यहाँ राजनीति ही की, अभी तक मुझे तो नहीं दिखा कि उन्होंने दिया हो। आपके जो आपने प्रश्न किया, आपने बिल्कुल सही कहा है। और ये एक विषय इसलिए भी चिंता का है क्योंकि अगर आप देखें तो जो देश आज, जिन्हें हम विकसित देश कहते हैं, जिनके पास बहुत संसाधन है, उन सभी में आज जो प्रजनन दर है वो बहुत ही कम है। मतलब यूनाइटेड किंगडम में 1.49 है,
फ्रांस में 1.79 है, और ऐसे ही आप जितने भी देश देखिए। और यही कहा गया है कि अगले 50 वर्षों में जो कि कम विकसित देश हैं, यानी कि आजकल जैसे आपने देखा है वर्ल्ड बैंक जो है वो मिडिल इनकम ग्रुप, लोअर इनकम ग्रुप, हाई इनकम ग्रुप, इस प्रकार से अपना विश्लेषण देती है। तो उसके हिसाब से जो कि बहुत ही कम विकसित देश है, उन्हीं में जो प्रजनन दर है 2050 तक, उन्हीं में 2.1 या उससे ज्यादा की संभावना आज तक का जो अगर डेटा देखा जाए उसके अनुसार होगी। तो एक जो संसाधन और उसके समक्ष जो जनसंख्या है उसके उपभोग के लिए ये एक आपस में उसका जो एक तरह से बैलेंस है, संतुलन है, उसको बनाए रखना एक किसी भी समाज के लिए या देश के लिए चुनौती है। और अगर आप देखें बिल्कुल तो वही मैं कहना ही चाह रहा था, वही हम लोग कहना ही चाह रहे हैं कि हम जनसंख्या बढ़ाने की बात करिए, भले ही सभ्यता संकट को हवाला देते हुए, फर्टिलिटी रेट का हवाला देते हुए जनसंख्या बढ़ाने की बात करिए, लेकिन ये भी आपको देखना पड़ेगा बढ़ी हुई जनसंख्या करेगी क्या, खाएगी कहाँ से, उसको हेल्थ फैसिलिटी कहाँ से मिलेगा, पढ़ने की सुविधा कहाँ से मिलेगी। महिमा सिंह, हाँ बताइए, 15 सेकंड दिया, 15 सेकंड दिया, बताइए, बोलिए। जी मैं बस ये कहना चाह रही थी कि अगर भारत में भी अगर आप देखें तो कई जिलों में जो जनसंख्या है और जो उसका TFR है उसका अनुपात बहुत अलग है। दक्षिण में आप जाएं तो वो 2 से कम है, लेकिन कई जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश में 2016-17 की एक रिपोर्ट है जो कहती है कि जो 1/3 वहां के जिले हैं उनमें 3 जो है वो जो है TFR की रेट है। ऐसे ही बिहार में भी कई जिले हैं जिनमें इस प्रकार है। तो ये जो एक असंतुलन है और उसके कारण जो आप कह रहे हैं कि संसाधनों को लेकर और किस प्रकार से आज जो महंगाई है वो एक चुनौती है, ये उससे भी आपको जो है देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से कौन सा राज्य है। 20 सेकंड हो गया, आपका 20 सेकंड हो चुका है। थोड़ा सा दूसरे गेस्ट के पास चलता हूं। महिमा सिंह जी, लोग कह रहे हैं कि आप यहाँ राजनीति कर रही हैं, हालांकि आपने बहुत ही कई तथ्यात्मक बातें भी यहाँ पे रखी हैं। मेरा सवाल सिर्फ इतना ही है कि जब इस तरह के बयान आते हैं, इस तरह के विचार आते हैं, तो कांग्रेस खुलकर क्यों नहीं बात रखती कि नहीं, इस विचार का हम स्वागत करते हैं, विरोध करते हैं, स्वागत करेंगे तो इन शर्तों के साथ, विरोध करेंगे तो इन शर्तों के साथ, उसका रचनात्मक विरोध क्यों नहीं किया जाता है? सबसे पहले तो डॉक्टर बशीर बद्र के अंदाज में इन सब लोगों से जिनका काम है कहना, ये कह दूं कि मुखालिफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूं। अब आपसे मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ, लक्ष्मण जी, आपने ऐसा अन्याय क्यों किया? फिर क्यों आपने अपने शो पर भाजपा के प्रवक्ता को आमंत्रित नहीं किया? क्यों भाजपा का पक्ष रखने के लिए इतने सारे लोगों को मैदान में कूदना पड़ रहा है? इन्हें भाजपा का पक्ष रखने के लिए यहाँ पे कोई मैदान में नहीं कूदा है, बिल्कुल साफ कर दूं। सब कोई स्वतंत्र यहाँ पे निष्पक्ष अपने विचार रखने वाले हैं, अपना अपना पक्ष है। अब कोई पक्ष भाजपा की तरफ जाता हुआ दिखेगा, कोई कांग्रेस की तरफ जाता हुआ दिखेगा। रही बात कि भाजपा क्यों नहीं आपने आमंत्रित किया, तो भाजपा के पक्ष को अगर आप RSS के पक्ष को मानेंगे तो RSS के प्रवक्ता, RSS के संघ प्रमुख जो हैं, उनके बयान पे तो पूरी चर्चा है, उनको जो कहना तो उन्होंने कह दिया। अब आपकी बारी है। हम तो बिल्कुल नहीं मान रहे भाजपा के पक्ष को। आप अपनी बात रखिए। हम तो नहीं, मैं अपनी बात रखते हुए आपसे गंभीर सवाल पूछ रही हूँ। जनसंख्या का मुद्दा है, जनसंख्या का मुद्दा, मैं अपनी बात के अवसर मिला है, मैं बात जी सभी लोगों को एक मिनट, नहीं मैंने यहाँ पे साफ कर दिया है कि यहाँ कोई भाजपा के प्रवक्ता नहीं है, सब वरिष्ठ लोग हैं हमारे। नहीं बिल्कुल नहीं, मैंने सफाई दे दी। महिमा जी को अपनी बात रखने दीजिए। मैंने मनु गौर साहब, मैंने सफाई दे दी। सिर्फ आप ही नहीं, आप हो, अंबर जैदी हो, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हैं, सभी लोग जो है सो कोई भाजपा के प्रवक्ता नहीं है। विजय त्रिवेदी जी काफी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तो अपनी बात रखिए। महिमा जी, भाजपा के प्रवक्ता नहीं है, भाजपा की बात तो सामने आ ही गई आपको RSS प्रमुख के द्वारा। नहीं ऐसे क्यों RSS देश को चला रहा है, आप ये कह रहे हैं? अगर RSS की बात भाजपा की बात है, चाहते हैं कि जो RSS ने कह दिया, आप ही लोग कहती है ना, वो तो आप ही कहती हैं। और ये मुद्दा भाजपा बनाम कांग्रेस की है नहीं, ये मुद्दा जनसंख्या के ऊपर है। जनसंख्या के ऊपर आपका पक्ष जानना बेहद जरूरी होगा, इसीलिए आपके पास आया मैं। बिल्कुल, पर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, बड़ी जिज्ञासा है मुझे और आपके दर्शकों को, आपने भाजपा के प्रवक्ता को क्यों आमंत्रित नहीं किया? आज तो पॉलिसी मेकिंग का काम वो कर रहे हैं, सरकार तो भाजपा की है। माना कि RSS की विचारक आपके शो पर नहीं है, आपने जब उनसे पूछा
कि तो आप जनसंख्या नियंत्रण आप अपनी बात सिर्फ आप अपनी बात सिर्फ भाजपा के प्रवक्ता के सामने रखना चाहती हैं। आप अपना जवाब सिर्फ भाजपा के प्रवक्ता को देना चाहती हैं, जनता को अपना जवाब नहीं देना चाहती हैं। नहीं, आप ये पूछिए, आप ये बताइए। नहीं, जनता को आप अपना जवाब नहीं देना चाहती है, आप भाजपा के प्रवक्ता को अपना जवाब देना चाहती हैं। आपके हमने तो 70 साल जवाब दिया, आगे भी देंगे। आज तो सवाल पूछने की स्थिति में अभी भी है। दीजिए आप क्यों सवाल नहीं पूछना चाहते भाजपा से? आपने भाजपा के प्रवक्ता को सवाल पूछने के लिए अपने शो पर आमंत्रित क्यों नहीं किया? क्यों गीता भट्ट से जब आपने सवाल किया कि वो जनसंख्या नियंत्रण के विरोध में खड़ी हैं क्या, तो क्यों वो घुमा फिरा कर बात करती रही और क्यों वो सीधा नहीं कह पाई हाँ या ना? उनको मेरे ऊपर उनको क्या बात करना है वो हम आप रेगुलेट तो कर नहीं सकते। सवाल पूछना मेरा काम है, सवाल पूछना मेरा काम है, सवाल पूछना मेरा काम है। सामने वाला जवाब क्या दे उसके ऊपर निर्भर करता है। आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आप सवाल का जवाब दे नहीं रही हैं। जैसे कि आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, सवाल का जवाब दे नहीं रही है, उल्टा आप सवाल पूछ रही हैं। तो हर प्रवक्ता अपने हिसाब से चीजों को मैनिपुलेट करके बातें रखता है। आप अपनी बात रखिए, मेरा सिर्फ ये सवाल आपसे है। मैं सवाल फिर दोहरा दूं कि क्या आप इस पूरे मोहन भागवत के बयान का सकारात्मक आलोचना क्यों नहीं करती? आप क्यों नहीं कहते हैं कि जनसंख्या बढ़ाने की बात तभी करिए जब मौजूदा जनसंख्या को आप यहाँ पे संसाधन का इंतजाम करिए। हाँ बताइए, बोलिए। मैं क्या कहूंगी वो बोलिए, मैं चुप हो गया, बोलिए। मैं क्या, लेकिन आप एक बड़े ठीक है, बोलिए। आप एक बड़े विवेकी जो है पत्रकार हैं, इतने वरिष्ठ हैं, लेकिन मैं समझती हूं कि आपका शो तभी संतुलित दिखता जब पक्ष विपक्ष दोनों होते। जब आज जो फैसला करने की स्थिति में बैठे हैं उनसे आप सवाल अपने शो पर सीधे पूछते, आपकी पत्रकारिता मजबूत नजर आती। आपने तो एक सवाल पूछा आरएसएस की विचारक से कि वो पक्षधर की नहीं जनसंख्या नियंत्रण की, वो जवाब नहीं दे पाई। अभी पूछ लीजिए, हाँ या ना लीजिए ना उनसे, वो जनसंख्या नियंत्रण की पक्षधर हैं कि नहीं? आरएसएस विचारक बताएं आपके मुझे किस वक्ता से क्या पूछना है वो मेरे ऊपर छोड़ देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। आप तो बहुत सीनियर प्रवक्ता हैं, आप बहुत सीनियर लीडर हैं, बहुत ही मुझे किससे क्या पूछना मेरे ऊपर छोड़ दीजिए आप। हाँ बोलिए। आप जवाब दे नहीं रहे, जवाब तो 10 सेकेंड 2 मिनट ले लिया आपने, जवाब नहीं दिया। मुझे दूसरे के पास जाना है तो जवाब दीजिए आप। इसी तरह मुझे क्या जवाब देना है वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। हमने जवाब इस देश को जवाब दिया है मैंने तो दिया ना, लेकिन मैंने आपसे एक बात पूछी। आपके हर जिज्ञासा आपका जवाब है कि आपने 70 साल जवाब दिया, अब जब सत्ता मांगे तो चर्चा करके जवाब देंगे, ये आप कहना चाहते हैं? आपके हर जिज्ञासु दर्शक के मन में इस डिबेट को आप डिरेल मत करिए। मैं आपसे जितना पूछा उसका जवाब यहाँ नहीं दे रहे। खैर चलिए, मैं अंबर जैदी को वहाँ पे जोड़ता हूँ। अंबर जैदी, इस पूरे डिबेट का क्या आपको लगता है? जो सवाल मैं उनसे पूछने गया था वो सवाल आपके पास लेके आता हूँ कि हम लोग जनसंख्या बढ़ाने या घटाने की बात करें, इससे ज़्यादा बेहतर इस बात का नहीं है कि हम जनसंख्या बढ़ाने की ज़रूरत पर बल भी दें, लेकिन साथ में भी बताएं लोगों को कि आप चाहें तो पहले संसाधन का व्यवस्था करिए, लोगों को निश्चिंतता दीजिए, सोशल सिक्योरिटी दीजिए, जो सुविधाएं हैं वो दीजिए, तब लोग आगे जाकर के जनसंख्या बढ़ाने की बात करेंगे। क्योंकि कई देशों में जनसंख्या बढ़ाने की नीति की बात हो रही है, लेकिन लोग उसको अपना भी नहीं रहे हैं। क्यों अपनाए? क्यों कोई अपने ऊपर लोड लेगा सिर्फ इस बात के लिए कि सभ्यता खतरे में है? जी, पहले हम बचे तब तो सभ्यता बचेगा। बिल्कुल लक्ष्मण जी, आपने बहुत ही बेहतरीन सवाल पूछा और बखूबी कांग्रेस की प्रवक्ता ने इसकी बड़ी वाली फिर से जलेबी बनाई। लेकिन मैं आपको इस बात का जवाब देना चाहती हूँ और इस पे मैं बात भी करना चाहती हूँ। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जाने का मकसद, हमारा उद्देश्य, देखिए इनको बड़ी बड़ी वाली मिर्ची लग जाती है जब भी मैं बोलती हूँ। सुप्रीम कोर्ट जाने की अनुमति ना दें, मैं आपका शो कोई भी अपशब्द नहीं बोले। आप मेरी बात नहीं देना चाहती है, आपकी बहुत बड़ी स्ट्रेटजी है, आप फिर से वही कर रही है। अंबर जैदी, आप अपने आपसे जो मैंने सवाल पूछा वो शो का उसका जवाब दे दीजिए। व्यक्तिगत चीजें करना अच्छी बात है। बोलिए, अपनी बात बोलिए। लग जाती है बीच में सवाल। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट और हमारा कोर्ट जाने का मकसद ही ये था कि जनसंख्या पे कानून बनाया जाए, ताकि हमारे देश में जिस एक तरफ तो जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, एक तरफ सरकार कानून वेलफेयर स्कीम्स बनाती है जिसका फायदा लोगों तक नहीं पहुंच पाता। हम अगर बेसिक्स पे बात करते हैं, शिक्षा और चिकित्सा, ये बेसिक्स है। अगर यही हमारे देश के बच्चों को सही से नहीं मिल पाती है, जो हमारे आम लोग हैं उन तक सही से नहीं मिल पाती है, तो किस तरह से, क्योंकि एक इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है लगातार।
हमें एक तरफ जो संसाधन है उन पे काम करना है ताकि उस पे भी बैलेंस हो, और दूसरी तरफ अगर जनसंख्या हमारा TFR 2.1 पे पहुंच गया तो अगर उस पे भी हम आगे तभी बात कर सकते हैं, या लोग आगे उस पर लोअर मिडिल क्लास या उससे भी जो गरीब तबका है वो उनको उस तरह की बिल्कुल ठीक है। आखिरी बात के लिए मैं विजय त्रिवेदी जी के पास चलता हूं। विजय जी, जब भी बड़ी जनसंख्या वाले जब भी कोई देश होते हैं तो इस तरह का साइकिल चलता है और इस स्तर पर आके पहुंच जाते हैं कि शुरुआत में जनसंख्या नियंत्रण कानून इस तरीके से लागू करते हैं, धीरे धीरे जनसंख्या रुक जाती है, बढ़नी रुक जाती है, फिर एक तरह से सभ्यता पर खतरे जैसी बात आ जाती है। आज जिस मुकाम पे हम पहुंचे हैं, मुझे नहीं लगता कि 100% नकारा जा सकता है मोहन भागवत जी के बयान को, किसी समाज से ना जोड़ा जाए, राजनीति से ना जोड़ा जाए। तो ऐसे में सरकार को अब जनसंख्या नियंत्रण कानून को छोड़ देना चाहिए और दूसरे रास्ते पर जाना चाहिए। लक्ष्मण जी, मैंने तो पहले ही कहा कि नकारने की कोई बात ही नहीं है। हर एक के विचार को सुनकर उस पर चर्चा करना, मंथन करना जरूरी है। नकारने की क्या बात है, जो भी है उस पर चर्चा की जाए। लेकिन आपने महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया कि भाई अभी हमारे पास संसाधन नहीं है, जो हमारी आबादी है उसके पास स्कूल नहीं है, उसके पास हेल्थ नहीं है, उसके पास पीने का पानी नहीं है। अभी तो हम टॉयलेट्स बनाने की, सार्वजनिक शौचालय और गांवों में शौचालय बनाने की चर्चा कर रहे हैं। और भाई साहब, अभी तो आप 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का अनाज दे रहे हैं 5 किलो इस पॉपुलेशन को, तो फिर कौन सी आबादी बढ़ाने की आप बात कर रहे हैं? ये बहुत सारे बिल्कुल यही सबसे बड़ा सवाल है। इसी सवाल के साथ मैं इस शो को यहीं छोड़ के जा रहा हूं। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में जुड़ने के लिए। और आबादी बढ़ाने की बात आप करिए, सभ्यता को खतरे में डालने की दलील दीजिए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो मौजूदा आबादी है उसको आप बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराइए ताकि वो आबादी अंदर से उसके अंदर फीलिंग आए कि नहीं, वाकई हमें अपने सभ्यता को बचाना है, समाज को बचाना है, हमें आबादी बढ़ानी होगी, ज़्यादा बच्चे पैदा करने होंगे। इससे पहले बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराना बेहद जरूरी है, इसलिए सरकार को पूरे मुद्दे पर नए सिरे से सोचने की जरूरत है। आवाज अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए सिंध से आवाज। नमस्कार।